हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, सॉरी पहली बात तो आज वीडियो थोड़ा डिलेड है बिकॉज मेरी यही वाली वीडियो की फाइल करप्ट हो गई थी, तो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है आपके लिए। तो इसमें हम सोशल सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी जैसे हमारा एग्ज़ाम जो है वो डिलेड है ईपीएफओ का, तो हमें अब अपने कुछ एस्पेक्ट जैसे कि सोशल सिक्योरिटी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। बिकॉज इसमें आपका सिलेबस जो है वो करंट अफेयर वाला भी बढ़ता है, और जो एक स्टैटिक पोर्शन है सोशल सिक्योरिटी का वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इंटरव्यू बोर्ड जो है वो इसको लेके थोड़ा और ज़्यादा इंक्लाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे, एंड में एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं बेवरेज रिपोर्ट को। तो यहाँ पे हम बेसिकली 4 रिपोर्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बेवरेज रिपोर्ट। बेवरेज रिपोर्ट जो थी वो पहली बात तो इंडियन रिपोर्ट नहीं है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया था उसके बाद जो है इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, उन्होंने विलियम बेवरेज जो थे वहाँ पे एक सोशलिस्ट थे, उनको कहा कि आप जो है एक रिपोर्ट तैयार कीजिए फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ नेशन। तो उसके बाद बेवरेज रिपोर्ट आई थी, उसको अब हम डिटेल में देखते हैं। तो 1942 में जो है गवर्नमेंट जो थी, वो टाइम गवर्नमेंट उस टाइम उन्होंने कहा कि आप नेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, कि मतलब जो भी लॉस हुआ है कंट्री को, उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कीजिए। पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने की जगह जो विलियम बेवरेज थे, उन्होंने कंट्री की जितनी भी मेन प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या इश्यूज़ है कंट्री के अंदर और उनको किस तरीके से डील किया जा सकता है। तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए, जो विलियम बेवरेज थे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, वो था वेलफेयर स्टेट का। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही हो गया कि विलियम बेवरेज जो थे उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था। तो उन्होंने वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट दिया था। पर उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम ग्रोथ की मतलब या फिर जो है डेवलपमेंट की रोड पे जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है इस रोड को, तो हमारे बीच 5 रुकावटें हैं। पहले हमें इन 5 रुकावटों से डील करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस रोड को क्रॉस कर सकते हैं या फिर रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 5 जाइंट्स थे वो थे, फर्स्ट था पॉवर्टी, सेकेंड था डिजीज, थर्ड था इग्नोरेंस, फोर्थ था स्क्लोर, एंड लास्ट था आइडलनेस। तो ये सारे जो जाइंट्स हैं ये में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बट हमें जो फोकस करना है वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर करना है। तो उन्होंने वेलफेयर स्टेट के लिए क्या कहा कि इन जाइंट्स को अगर हमें डिफीट करना है, मतलब इन सबको, तो हमें अपने कंट्री के अंदर क्या चाहिए। पहली बात तो हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए सबके लिए, सबको नेशनल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों के लिए, काउंसिल हाउसिंग एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो आपको 2 पर्पस तो यहाँ पे याद रखने हैं, सोशल सिक्योरिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि उन्होंने सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में क्या बताया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी बेनिफिट्स आप अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है वो आएंगे और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे। तो इन्होंने कहा कि अ गवर्नमेंट मिनिस्टर कंट्रोलिंग बेनिफिट्स फॉर द बेटर सोसाइटी। दूसरा उन्होंने कहा कि एक नेशनल हेल्थ सर्विस जो है उसको सेटअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, चाहे तो वोट टाइम है चाहे नॉर्मल टाइम है, जो डिजीज़ अकरेंस है वो तो नॉर्मली रहती है, बल्कि ऐसा होता है कि वोट टाइम और ये चीज़ें होती है उस टाइम में ऐसे कुछ सिचुएशंस हो जाती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि नेशनल हेल्थ सर्विस जो है उसको सेटअप करने की ज़रूरत है। और तीसरा उन्होंने कहा कि देखिए, एक पर्सन था, ये वॉर यहाँ पे शुरू हुई, ठीक है, अब ये वॉर ख़त्म हो गई। इस वॉर टाइम पीरियड में उस पर्सन की जॉब लॉस हो गया, ठीक है। अब ये जो जॉब लॉस हुआ उसको जॉब 8 महीने बाद में मिल सकती है, 1 साल बाद में मिल सकती है, 2 साल बाद में मिल सकती है। तो जब ये इसका जॉब लॉस हुआ है और जब तक उसको दूसरी जॉब नहीं मिल जाती, तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जितने भी बेनिफिट्स उस अनएम्प्लॉयड पर्सन को चाहिए, ये अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस पर्सन को सारे सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए। तो यहाँ पे आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है वो अच्छे से याद रखने हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट मिनिस्टर कंट्रोलिंग बेनिफिट्स, सेकंड नेशनल हेल्थ सर्विस, एंड थर्ड इज कि एक अनएम्प्लॉयड पीपल जो है उसको वो बेनिफिट्स सभी मिलने चाहिए जब तक कि उसको उनकी ज़रूरत है। उसके बाद देखते हैं उन्होंने क्या पॉइंट्स दिए। तो उन्होंने कहा कि जितने भी एम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको अपना एक नेशनल इंश्योरेंस पे करने की ज़रूरत है। तो ये स्पेसिफिक किसके लिए किया गया था, वर्किंग पीपल के लिए किया गया था। ये आपको यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है। तो वर्किंग पीपल जो थे उनको हर हफ्ते एक नेशनल इंश्योरेंस जो है वो पे करना है, और वो नेशनल इंश्योरेंस किस तरीके से पे की जाएगी, जो भी प्लान गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाएगा। उसके साथ उन्होंने कहा कि इस टाइम में जब वो टाइम चल रहा था तो बहुत सारे सोल्जर्स थे जिनकी डेथ हुई थी, तो उनकी जो विडोज़ है उन सब के लिए एक
पेंशन का न्यू प्रोविज़न लाना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे अगर ये पूछा जाता है कि जो बेवरेज रिपोर्ट है उसमें क्या न्यू और एक्सटेंडेड बेनिफिट्स थे, तो फर्स्ट था पेंशन फॉर विडोज एंड सेकंड था फैमिली अलाउंसेस। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमने बेवरेज रिपोर्ट को कंप्लीट किया। तो अगर आप मॉक इंटरव्यूज़ देखते होंगे, मैं रेगुलर मॉक इंटरव्यूज़ को फॉलो करती हूँ यूपीएससी के, तो यहाँ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि जैसे सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, तो उससे आपका ओरिजिन ही पूछ लेंगे ये देखने के लिए कि आपको कितनी डीप नॉलेज है अपनी जॉब के लिए या फिर मतलब जिस एस्पेक्ट में आप पढ़ रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटीज़ का ओरिजिन तो था वो कैसे हुआ था, तो आपको कौटिल्य का पता होगा, मौर्यन एम्पायर में जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो था उसका इंट्रोडक्शन किया था, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही था जिसमें कि फिलोसफी और सोशल सिक्योरिटी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस वीडियो में ये आपका एक ब्राउनी पॉइंट है, मैं ट्राई करूंगी कि हर वीडियो में आपको एक ब्राउनी पॉइंट मिले, मतलब कि जो आपके बेनिफिट के लिए हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे ये अगर पूछा जाए कि कौटिल्य ने क्या क्या मेंशन किया था अपने अर्थशास्त्र में, तो उन्होंने बहुत सारी पेंशन स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया था, एजुकेशनल पेंशन हो गई या फिर पब्लिक प्रूफ रिलीफ हो गई, तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ लेबर के लिए। ये वाली जो स्लाइड है ये मैंने इसलिए डाली है कि अगर किसी कैंडिडेट को ये क्लियर नहीं है कि नेशनल कमीशन ऑफ लेबर जो है वो क्या काम परफॉर्म करता है, तो उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे सकूँ। तो देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ लेबर जो है वो बेसिकली वर्कर्स के लिए एक फेयर वेजेस को सिक्योर करता है, उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना या फिर उनका जो प्रमोशन है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को एनलार्ज करना, लिविंग कंडीशंस उनकी अच्छी हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो उनका, और उसके साथ एक कलेक्टिव वेलफेयर हो। तो ये सारे जो काम होते हैं ये नेशनल कमीशन ऑफ लेबर के होते हैं। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो सेकेंड कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाई गई थी, वो 1999 में बनाई गई थी, जिसमें कि उन्होंने 5 एस्पेक्ट्स के ऊपर रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे अब हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट एस्पेक्ट है रिपोर्ट ऑन ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो ट्रेड यूनियन जो है अब उसमें क्या चेंजेस लाए जाएंगे उसके ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो सबसे पहले कहा गया कि जो ट्रेड यूनियंस है उनके फ्रेगमेंटेशन और पॉलिटिकलाइजेशन की जरूरत है। मतलब देखिए, एक पहले ट्रेड यूनियन थी, ठीक है, अब कहा गया कि ये जो लार्ज ट्रेड यूनियन है इसको फ्रेगमेंटेशन कर देना चाहिए, मतलब कि इसके टुकड़े कर देने चाहिए और नए 4 ट्रेड यूनियंस बना देने चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब ये जो 4 ट्रेड यूनियंस बनी है इनका पॉलिटिकलाइजेशन कर देना चाहिए, मतलब कि राजनीतिक तौर पे उसको जोड़ दिया जाना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो इसी से रिलेटेबल है, इसको आप कैसे याद करेंगे। देखिए, जो भी ट्रेड यूनियन का नंबर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो नंबर तो इंक्रीज हो गया, 1 से 4 हो गए, पर मान लीजिए कि ये जो बड़ी ट्रेड यूनियन थी इसमें एवरेज मेंबरशिप कितनी थी, 10 थी, ठीक है, पर अब ये जो छोटी छोटी यूनियंस बनी है इसमें जो एवरेज मेंबरशिप होगी वो क्या होगी, 2 की होगी। तो आपको जो है एक बड़ी का छोटी ट्रेड यूनियन बनानी है, बट इस ट्रेड यूनियन में जो एवरेज मेंबरशिप है वो कम होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पहले जो ट्रेड यूनियन थी, मान लीजिए कि ये एक ट्रेड यूनियन है, अब जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ना उस एरिया में, तो वो सारी इंडस्ट्रीज का काम देखा करती थी, बट अब इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया और एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेड यूनियन को इम्प्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हो गया नेशनल अलायंस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड यूनियन SCWA ग्रुप, मतलब कि इस तरीके से जो है ग्रुप बनाए गए जो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड हो। फिफ्थ प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया एड होक कमेटी का। देखिए, अब आप इस चीज़ को समझिए, जो हमारी कमेटीज़ होती हैं वो 2 तरीके की होती है, एक होती है परमानेंट कमेटी और एक होती है एड होक कमेटी। परमानेंट कमेटी मतलब जिसको सेटअप कर दिया गया, अब वो एक स्पेसिफिक नंबर के, मतलब कि 10 साल 20 साल 50 साल, मतलब बाद में ही कोई अमेंडमेंट आए तो आए, पर ये कमेटी परसिस्ट करेगी। बट जो एड होक कमेटीज़ जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वो इशू डिसॉल्व हो जाएगा, ये जो कमेटी होती है ये भी डिसॉल्व हो जाती है। तो एड होक कमेटीज़ यहाँ पे बनाई गई ताकि जो ट्रेड यूनियन पहले से एस्टेब्लिश्ड है ये उनको ज्वाइन कर सके उनके स्ट्रगल में, जिस भी इशू के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं
अगर वो कोई पॉलिसी लेके आ रही है, मतलब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट या मान लीजिए कोई पॉलिसी आ रही है, तो उसको डिटरमाइन करना और उस पॉलिसी को सपोर्ट करना। तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन का एग्जांपल यहाँ पे आप क्या देखेंगे, बेल्को। लास्ट 7 जो है हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर भी जो ट्रेड यूनियंस है उनको एक अपना सेटअप रखना चाहिए। उसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है उनके लिए काम करना। और ये कहा गया कि जो परमानेंट वर्कर्स है, अगर मान लीजिए किसी टाइम पीरियड के लिए परमानेंट वर्कर्स हमको नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनके बिहाफ पे प्रॉक्सी वर्कर्स जो है वो काम कर सकते हैं, उनको अलाउ करना ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर आता है। उसी के साथ जो है यूनियंस जो है उनको क्लोज शॉप्स में बदलना। अब आप एक देखिए चीज़, एक आपकी जगह पे दुकान थी, ठीक है, दुकान पे तो क्या आप एक मान लीजिए कि एक मल्टी स्टोर था, ठीक है, उनको वहाँ पे सेल्समैन की ज़रूरत थी या सेल्स वीमेन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उसका नोटिस निकाल दिया कि सेल्समैन चाहिए हमको। तो वहाँ पे जो है 3-4 लोगों ने अप्लाई कर दिया, उनमें से जो उनको सुटेबल लगा उन्होंने उसको अपॉइंट कर लिया। ये तो क्या हो गई, आपकी नॉर्मल शॉप हो गई। बट जो क्लोज शॉप्स होती है उसमें क्या होगा कि क्लोज शॉप में सिर्फ जो एक यूनियन होता है उसी के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा, कहीं बाहर से मेंबर नहीं लाया जाएगा। तो क्लोज जितने भी यूनियंस थे उनको क्लोज शॉप में या फिर यूनियन शॉप्स में बदल दिया जाएगा। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोज शॉप्स क्या होती है। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है, जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी, वो ये की थी कि इंडिया में इस टाइम जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है उनका क्या सिनेरियो है, मतलब इस टाइम क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखा गया कि देखिए पहली बात जो ट्रेड यूनियंस थी ना, वो छोटी छोटी बात पे स्ट्राइक कर देती थी। खाना नहीं मिला स्ट्राइक कर दी, किसी ने किसी को कुछ कह दिया स्ट्राइक कर जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस थी अब वो बहुत इजीली जो है वो स्ट्राइक नहीं करती है, क्योंकि ये चीज़ नोटिस की गई कि ट्रेड यूनियंस अगर स्ट्राइक करती है और वो बहुत बड़े लेवल पे चली जाती है तो उससे कोई भी जो यूनिट है उसका क्लोजर हो जाता है, वो बंद हो जाती है, जिससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है। सेकंड सिचुएशन देखी गई कि देखिए पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए यूनियन कोई भी एक्टिविटी कर रही है तो जो सर्विस सेक्टर के लोग होते थे वो उनको जाके हेल्प किया करते थे और पार्टिसिपेट किया करते थे। बट अब जो सर्विस सेक्टर के वर्कर्स है वो अपने आप को एक आउटसाइडर समझने लगे हैं, तो इस वजह से वो डिसइंटरेस्ट शो करने लगे हैं ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ में, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। उसी के साथ जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जितना भी लेबर एडजुडिकेशन मशीनरी होती थी, मतलब कि कोई भी जजमेंट देनी है किसी भी लेबर की किसी भी इशू की वजह से, डिस्प्यूट की वजह से, तो वो पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ इंडस्ट्री की चीज़ों को देखा करता था या फिर खाली लेबर की चीज़ों को देखा करता था। अब ऐसा नहीं है, जो इंडस्ट्री के कंसर्न है कि अगर वो इंडस्ट्री कह रही है कि देखिए हमें लेबर्स के साथ ये चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा ये प्रॉब्लम है, तो अब जो है इंडस्ट्री के कंसर्न जो हैं उनको भी एंटरटेन किया जाता है जिस टाइम हम जजमेंट दे रहे हैं या एडजुडिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले क्या होता था कि देखिए जो मेजर डिस्प्यूट्स होते थे, चाहे तो चली गई लेबर्स की साइड में जो जजमेंट थी या फिर जो है वो रिजोल्व डिस्प्यूट होके इंडस्ट्रीज़ के साइड चला गया। अब जो कंडीशन रखी जाती है या फिर जो अब क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है वो ये है कि अब मान लीजिए कि ये वर्कर है और ये इंडस्ट्री है, तो इसको कहेंगे भाई थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए, और जो बीच का रास्ता निकलता है उसको दोनों के दोनों फॉलो कर लीजिए। तो अब इस तरीके का नेगोशिएशन जो है वो बोथ लेवल पे किया जाता है मेजर डिस्प्यूट्स के लिए। और अब देखिए जो डिस्प्यूट्स है ना उनका भी नेचर चेंज हो रहा है। पहले जो डिमांड हुआ करती थी, मतलब कि जो डिस्प्यूट हुआ करता था वो हायर वेजेस के लिए कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, अलाउंसेस दो, हमको फैसिलिटीज़ दो। बट अब जो ट्रेड यूनियंस है ना वो जॉब सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी उनको मिले, तो बेसिकली डिमांड्स जॉब सिक्योरिटी की हो गई है। उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है अब वो भी थोड़ा बदल रहा है। मान लीजिए कि अगर कोई इंडस्ट्री है उसको अपना क्लोज करना है, बंद करना है या फिर रिट्रेंचमेंट करना है, तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इजीली उसको ग्रांट कर देती है। पहले ही जो था थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं कि जो नेशनल कमीशन ऑफ लेबर है वो वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ जो लेबर्स है उनके बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले तो ये कहा गया कि देखिए कंट्री के अंदर जितनी भी लॉ बनेंगी फॉर वेलफेयर एंड ऑफ वर्किंग कंडीशंस, तो वो हर उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगी जिसमें 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे। तो ये आपको अमाउंट कह रही हूँ, ये नंबर आपको याद रखना है जिनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा। उसी के साथ जो है ये भी कहा गया
कि देखिए अगर किसी भी पर्सन को आप जो है अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको उसी टाइम इशू ऑफ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देना ज़रूरी है। उसी के साथ जो चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट होता है उसको टोटली प्रोहिबिट कर दिया गया है। ये कहा गया है कि जो माइंस का वर्क होगा तो जो फीमेल्स वर्कर होंगी वो अंदर जाके काम नहीं करेगी, हाँ ऊपर का कोई काम है किसी तरीके का तो वो कर सकते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ अंडरग्राउंड वर्क बाय वीमेन वर्कर्स इन माइंस। और जो यहाँ पे कहा गया कि जो वीमन वर्कर है उनको नाइट शिफ्ट नहीं करनी है, और अगर नाइट शिफ्ट वो कर भी रही हैं तो सिर्फ 5 घंटे की होगी, और उसके साथ उनकी सेफ्टी और ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखा जाएगा। अगर मान लीजिए वो अपने घर से और जो भी फैक्ट्री है उसके रास्ते में आ रही है तो यहाँ भी उनके साथ कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो यहाँ पे उनके ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान भी रखा जाएगा। उसके बाद कहा गया कि जितने भी लीगल प्रोविजंस है वो एक सेपरेट लेजिस्लेशन के थ्रू या फिर जो लेजिस्लेशन पहले है अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट करने के बाद जो है लीगल प्रोविज़न हर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अप्लाई होंगे। और जितनी भी ट्रेड यूनियंस है उनका एक कंपलसरी रिकॉग्निशन होगा और सर्टिफिकेशन भी होगा। और वहीं पे अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है या फिर कोई फैक्ट्री है वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मान लीजिए कि 6 घंटे के लिए उसको अपॉइंट किया था, 8 घंटे उससे काम कर लिया, कहा था 100 रुपये में कराएंगे और दे रहे हैं 80 रुपये, तो ये क्या हो गई, अनफेयर प्रैक्टिस हो गई। तो इस तरीके की अगर प्रैक्टिस होती है तो उसको प्रोहिबिट करना और पेनलाइज करना उस एस्टेब्लिशमेंट को या फिर जो भी ओनर होता है वहाँ का। वहीं पे जितने भी एम्प्लॉयर और यूनियंस होते हैं उनके बीच में एक अच्छी तरीके से साठगांठ बनाए रखना ताकि उनकी एक अच्छी रैपो बनी रहे एक दूसरे के साथ। और वहीं पे लास्ट में यही है कि कलेक्टिव एग्रीमेंट्स अगर उन दोनों के कोई होते हैं बीच में तो उनकी लीगल वैलिडिटी बनी रहे। नेक्स्ट देखते हैं कि कहा गया है कि आपको साल में 8 पेड हॉलीडेज जो है वो एटलीस्ट देने ही हैं वर्कर्स को, इससे कम नहीं होने चाहिए। जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, उनको टॉयलेट फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। वहीं पे अगर किसी वर्क प्लेस पे 200 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वहाँ पे कैंटीन का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। वहीं पे क्रैच फैसिलिटी जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई वर्किंग मदर आ रही है, आपने ये चीज़ जो है ये तो बहुत डाटा आपने न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि हमारी कंट्री में जब एक फीमेल जो है वो सॉरी अगर कोई फीमेल जो है वो मदर बन जाती है या शादी के बाद उनके जॉब लॉस हो जाता है तो यहाँ पे क्रैच फैसिलिटी के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। विदाउट एनी कंडीशन क्रैच फैसिलिटी किसी भी वर्क प्लेस पे प्रोवाइड होनी चाहिए। और वहीं पे अगर 300 से ज़्यादा या 300 मतलब कि वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी जगह पे तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए जा रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर तो वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि एक न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो तभी इंडस्ट्री के अंदर आएगी जब ये सारी चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये कही कि देखिए क्या होता है कि एक फैक्ट्री थी उसमें 10 वर्कर्स काम करते थे, ठीक है। उस फैक्ट्री का जो ओनर है वो एक नई मशीन ले आया। अब ये जो मशीन है तो ऑब्वियस बात है कि मशीन तो ज़्यादा काम कर सकती है, तो वो ओनर कहेगा कि यार मेरे पास मशीन तो आ गई, अब इन 10 वर्कर्स का मैं क्या करूँ, चल 8 को हटा देता हूँ, 2 को रख लेता हूँ बस काम के लिए जो इसको ऑपरेट कर सके। तो ये जो 8 लोग थे इनके तो यहाँ पे जॉब लॉस हो गया ना। तो ये वाली कंडीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए किसी न्यू टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद। तो ये वाला सरप्लस वाला पॉइंट हो गया। सेकंड जो है इन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो उसका ये एश्योरेंस होना चाहिए कि हायर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं पे जो वर्कर्स है आप ये नहीं है कि उनको नौकरी से निकाल दो, ये तो गलत तरीका है, बल्कि ये होना चाहिए कि अगर आप कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हो तो उससे वर्कर्स की अर्निंग जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो और उनको भी एक इक्विटेबल शेयर मिले जो कि ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्री के होने की वजह से है। और उसके साथ ही ये कहा गया कि जो कम्युनिटी है उसके कॉस्ट का रिडक्शन होना चाहिए, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। इस चीज़ को आप कैसे, मैं एक जस्ट सिंपल एग्जांपल से बताऊंगी। मान लीजिए कोई फैक्ट्री थी और वो साबुन बनाती है, ठीक है। तो अब जब तक लेबर्स जो थे वो हैंडमेड साबुन बनाते थे तो वो आपको 20 रुपये का मिलता था, बट यहाँ पे मशीन आ गई जो हाथ से मशीन से अच्छे से साबुन बन सकता है, तो ये जो है आपको 15 रुपये का मिलने लग गया। तो इससे क्या हुआ कि वर्कर्स का काम भी घट गया जो ज़्यादा काम करना पड़ता था और यहाँ पे रेट भी डिक्रीज हो गया। तो कम्युनिटी का एक बेनिफिट हो गया और कॉस्ट में रिडक्शन हो गया। तो आई होप आपको ये वाला जो है पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कमीशन के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीडलैंडर जो है उन्होंने सोशल सिक्योरिटी की एक डेफिनेशन दी थी, वो आपको पढ़ के जानी है अच्छे से। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है
एक ऐसा इंडिविजुअल है जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तो इस टाइम जो है सोसाइटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक ऐसा प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है वो लेके आए जो मॉडर्न लाइफ की इश्यूज़ को डील करे, जैसे कि सिकनेस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओल्ड एज है, डिपेंडेंसी है, ताकि जो पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अपनी फैमिली को नहीं कर सकता, वो भी सोशली सिक्योर हो। नेक्स्ट इनमें जो मेन ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे वो एक आपको थोड़ा सा ब्रीफ पता होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि उससे जो भी मतलब सोशल सिक्योरिटी है उससे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, उनका हेल्थ सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए, सिकनेस जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए, वहीं पे मेंटल या फिजिकल हैजार्ड अगर हो रहा है किसी भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं होना चाहिए है। वहीं पे अगर कोई ओल्ड एज का वर्कर है वो काम कर रहा है तो उसका टेक केयर यहाँ पे रखना ज़रूरी है। और जितनी भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होते हैं, मतलब मान लीजिए कि जो माइनिंग की इंडस्ट्री होती है तो उसमें आपको लंग डिजीज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इस तरीके के ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो है वो प्रिवेंट करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं वीवी गिरी कमेटी के ऊपर। तो देखिए वीवी गिरी जो थे वो हमारे 4th प्रेसिडेंट थे जो कि सोशल एस्पेक्ट पे काम कर चुके थे पहले। तो उन्होंने डेफिनेशन दी थी सोशल सिक्योरिटी की, वो ये थी कि देखिए अगर कोई इंडिविजुअल जो है उसके पास मीन्स नहीं है या बहुत थोड़े मीन्स है जिससे कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके या अपने आप को सस्टेन कर सके, अपनी फैमिली को सस्टेन कर सके, या फिर वो ऐसे किसी प्राइवेट कॉम्बिनेशन में काम करता है जहाँ पे उसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो ये जो है डेफिनेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी है अकॉर्डिंग टू मिस्टर वीवी गिरी। और देखिए आप इसको ना लाइटली नहीं लीजिएगा क्योंकि आपसे ये डेफिनेशंस पूछी जाती ही जाती है अगर आप सोशल इश्यूज़ के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो ऊपर से फिर ये जो कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी है बस वही चीज़ें हैं जो पहले रिपीट हुई है कि डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है सोशल सिक्योरिटी कि बस एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो वर्कर्स का पूरा होना चाहिए। अब हम इसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि लाइक करें, न्यू हैं वीडियो के लिए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन टाइम इज हियर। तो देखिए क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल में आपसे कहा गया है कि आप एक लार्ज कंपनी में काम करते हैं 10 साल से, ठीक है। अब 10 साल बाद आपका कंपनी से कोई इशू नहीं है, आप अपने किसी इंप्रूवमेंट के लिए किसी भी वजह से रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर है वो आपको 150 दिन के वेजेस प्रोवाइड करता है। तो ये जो 150 दिन के वेजेस आपको प्रोवाइड किए गए ना, वो किस सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आते हैं, ये आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे है फर्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, सेकंड है पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, थर्ड है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड फोर्थ है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो आप इसको आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। जो पहले आंसर करेगा उसका नाम कल मैं अनाउंस करूंगी विद आंसर। और ये वीडियो कैसी लगी तो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।